हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी का 12th चैप्टर जो कि है पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर के आज हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमें दिए हैं बुक के पेज नंबर 249 के ऊपर रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के पोर्शन में। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है मीना एंड हरी ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर गार्डन. Hari called it as an insect while Meena said it was an earthworm. Choose the correct option which confirms that it is an insect. तो इसको कंफर्म करने के लिए हम एक इंसेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक आंट, एंड दूसरी तरफ हम कंपेयर करने वाले हैं विद अर्थवर्म। तो हमें बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को जस्टिफाई करती है। जैसे कि पहली ऑप्शन में कि हमसे क्या कहा है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी एनिमल को बीच में से अगर हम एक लाइन बना दें, उसको इंटरसेक्ट कर दें, तो जो पोर्शन उसके लेफ्ट साइड में है उतना ही पोर्शन उसके लेफ्ट और राइट साइड सेम होगा, यानी कि उसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट साइड बनने वाली है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इंसेक्ट्स में भी पाई जाती है एंड अर्थवर्म में भी। अर्थवर्म को भी अगर चाहे तो कुछ इस तरह से जो है सेंट्रल बाइसेक्शन कर सकता है, जिसे हम बाइलेटरल डाइसेक्शन भी कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिकली इंसेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हमारी फर्स्ट ऑप्शन क्या है वो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन क्या है, बॉडी विद ज्वाइंट लेग्स। तो ये जो ज्वाइंट लेग्स वाली प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिकली पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में, यानी कि इनके अंदर क्या होती है, जो लेग्स होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं विद देयर बॉडी, एंड हम उसको एक्सटर्नली उसको बाहर की तरफ उनको देख सकते हैं। वहीं पर दूसरी साइड में अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो उनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सेगमेंटेड होती है, एंड इनमें किसी भी तरह का लेग्स नहीं होती, किसी भी तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स के लिए है, एंड यही हमें बताना था कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इंसेक्ट्स को जस्टिफाई करती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, सेकंड ऑप्शन, यानी कि बॉडी विद जॉइंट लेग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है sponges represent one of the simplest animal body plans. Their body lacks true tissue and organs. Which feature of sponge cells support its classification under animal kingdom? तो क्वेश्चन पूछा है जो स्पंजेस है हमने उसको एनिमल किंगडम में ही क्यों इंक्लूड किया। इसके लिए हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं एंड हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर रही है। सबसे पहली ऑप्शन क्या है, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल गलत, स्पंजेस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज, यानी कि फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करना। बिल्कुल भी नहीं, एनिमल किंगडम की कभी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ओनली ऑफ द प्लांट किंगडम। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी प्लांट किंगडम क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल भी किसमें प्रेजेंट होंगे, ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल्स। तो बची हमारे पास ऑप्शन कौन सी, थर्ड ऑप्शन, जो कि है प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो स्पंजेस में क्या है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं एंड सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओनली सेल मेम्ब्रेन हम इसको किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, एनिमल किंगडम के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद चलते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा है ऑब्जर्व टू एनिमल्स इन योर इमीडिएट एनवायरमेंट, व्हाट फीचर्स हेल्प यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, हाउ आर दीज फीचर्स हेल्प देम टू बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम कोई से भी दो एग्जांपल्स लेते हैं, कोई भी दो एनिमल्स का, एंड हम बताएंगे कि उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल क्या है, डॉग की। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं बटरफ्लाई की। पहला हमारा जो फीचर है वो है बॉडी स्ट्रक्चर का। तो डॉग्स के पास क्या प्रेजेंट है, एक बैकबोन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं, बिकॉज इट हैज अ बैकबोन प्रेजेंट इन इट। वहीं पर बटरफ्लाई में किसी भी तरह की बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। सेकेंड पॉइंट है बॉडी कवरिंग। तो डॉग्स की बॉडी हेयर या फर के साथ कवर होती है, वहीं पर बटरफ्लाई की बॉडी जो है विंग्स कवर्ड विद स्केल से होती है। थर्ड है मूवमेंट के मोड का। तो डॉग्स रन करते हैं, कैसे करते हैं, बाय देयर लेग्स, वहीं पर जो बटरफ्लाई है वो फ्लाई करती है विद देयर विंग्स। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो डॉग्स है वो विविपोरस है। विविपोरस का क्या मतलब है कि वो डायरेक्टली यंग मास को बर्थ देते हैं। वहीं पर बटरफ्लाइज क्या है, वो ओविपोरस है। ओविपोरस मतलब वो एग्स को ले करती हैं जो आगे हैच करके बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डॉग्स है उनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है जब कि मैमल्स में प्रेजेंट होता है, वहीं पर बटरफ्लाई में सिंपलर होता है एज कंपेयर टू मैमल्स।
तो अगर हम ग्रुपिंग की बात करें, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो हम जो है डोग्स को इन सभी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर वर्टिब्रेट के मैमेलिया ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। वहीं पर बटरफ्लाई को आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा पार्ट में हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड अ साइंटिस्ट जस्टिफाई चूजिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एज मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रादर देन प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है वो मोस्टली किस पर बेस्ड है? सेलुलर क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन से यहाँ पर सिंगल सेल्ड है, ये कौन से मल्टी सेलुलर है, या फिर किस में जो है न्यूक्लियस बाउंड है, किस में न्यूक्लियस अनबाउंडेड है, तो इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है हम जाइलम एंड फ्लोएम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्यों नहीं करते? तो इसके लिए हमारे पास ये 4 रीजन फेवर में है एंड 4 रीजन इसके अगेंस्ट में है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है सेलुलर क्लासिफिकेशन का? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके हम स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जान सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिस्टिंग्विशेस ऑर्गेनिजम्स एट डीपर लेवल, तो हम डीपर लेवल पर जाकर भी उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। थर्ड है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम सभी में सेलुलर लेवल पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फीचर ऑफ लाइफ, यूनिवर्सल है, हर जगह पर यहाँ पर अप्लाई होता है। जाइलम एंड फ्लोएम के क्या नुकसान है हमारे पास? तो सबसे पहला नुकसान क्या है? फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लांट्स, एनिमल्स में ये बिल्कुल ही एब्सेंट होता है एंड प्लांट्स में भी कुछ ही प्लांट्स में ये पाया जाता है। सेकेंड है नॉट एप्लीकेबल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एनिमल किंगडम है उसमें जो है जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं। एब्सेंट इन एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। फोर्थ पॉइंट क्या है? लिमिटेड टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन प्लांट्स ओनली, तो सिर्फ प्लांट्स के कुछ ही स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर ये लिमिट हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा ब्रॉडर एंड यूनिवर्सल बेसिस है फॉर क्लासिफिकेशन एज कंपेयर टू जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, यू फाइंड एन अनलेबल्ड स्लाइड ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना है आपको जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सिंगल सेल का क्या मतलब है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है? कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एंड मल्टीपल सीलिया, सीलिया किस में हेल्प करता है? फॉर द मूवमेंट। विच ग्रुप इट वुड इट मोस्ट लाइकली बिलोंग टू? गिव रीजन। तो हमारे पास कितने किंगडम्स है? 5 किंगडम्स है। प्लांटे है, फंगाई है, एनिमिलिया है, मोनरा है एंड लास्ट है प्रोटिस्टा। तो सबसे पहली बात, सिंगल सेल है, तो ना तो एनिमिलिया में होता है, ना ये फंगाई में होता है, ना ही ये प्लांटे में सिंगल सेल होते हैं। तो पहली 3 ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हो गई। सेकंड हमारे पास क्या बताया था? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मोनरा में किसी भी तरह का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारा बचा कौन सा किंगडम? फिफ्थ किंगडम, जो कि है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो उस पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड मल्टीपल सीलिया, सीलिया यानी कि मोशन में हेल्प करने वाले कुछ धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस ग्रुप को फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है प्रोटिस्टा ग्रुप को। आगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट टू बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम? डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? अलग अलग प्रजाति के प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरह हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस एंड स्टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिफरेंट रोल्स वन सिस्टम, यानी एक ही सिस्टम के अंदर अलग अलग डिफरेंट रोल्स ऑर्गेनिजम्स प्ले करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स। उसे कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल्स। एंड आगे डिकम्पोज कौन करता है? फंगी एंड बैक्टीरिया। तो इस तरह से एक ही सिस्टम के अंदर अलग अलग प्लांट एनिमल के अपने अपने खुद से रोल्स हैं। सेकेंड पॉइंट है एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट्स साइकिल। हमें पता है जो एनर्जी है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी सन की एनर्जी लेकर प्लांट जो है अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसको कंज्यूम कौन करता है? एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। एंड जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंगी करता है। थर्ड पॉइंट है ग्रेटर डाइवर्सिटी मीन्स ग्रेटर रेजिलियंस, यानी कि बचा करना खुद का। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी स्पीसीज यहाँ पर इंस्टिंक्ट हो जाती है यानी खत्म हो जाती है तो दूसरी प्रजाति जो है उसको कवर अप कर लेती है। फोर्थ पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस मेंटेन्स बैलेंस। तो जिस तरह से एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, अगर सपोज कोई भी प्लांट्स नहीं हो गए तो हम कभी भी खाना नहीं बना पाएंगे, कोई भी एनिमल जो है उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इंटरडिपेंडेंट है हम एक इकोसिस्टम के अंदर, यानी हम वो कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शन को एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ऑफ इकोसिस्टम्स। इसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन है,
If all unicellular organisms were grouped in a single kingdom, what problems would arise? यानी अगर हम हर एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ एक ही किंगडम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी। देखो, सबसे बेसिक बात आपको ये बताना चाहिए कि इससे जो है हमारे जो किंगडम के क्लासिफिकेशन है उसमें कंफ्यूजन आ जाएगी। कैसे आएगी? जैसे सबसे पहले पॉइंट में बताया है, इग्नोर्स इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो सिंगल सेल में ही दो टाइप्स के सेल आ जाते हैं, एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, वहीं पर यूकैरियोटिक में हम बात करते हैं अमीबा की। तो अगर हम एक ही ग्रुप में दोनों को इन्वॉल्व कर देंगे तो हम कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर्ली बाउंड है या नहीं है। इस कारण सबसे पहले कंफ्यूजन आ जाएगी। सेकेंड बात क्या है, मिक्सिस ऑर्गेनिजम्स विद वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। अभी कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद से हेटरोट्रोपिक है, कुछ ऑटोट्रोपिक है, फिर से मिक्स करने से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड रोल्स के बेसिस पर। थर्ड है, मेक्स क्लासिफिकेशन लेस एक्यूरेट एंड लेस यूजफुल। अभी क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि हमें एक्चुअली पता लग जाता है कि किस किंगडम को बिलोंग करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, क्या उसके फंक्शंस हैं, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है। तो अगर हम उसको एक साथ रख देंगे, अगर हम उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हमारे स्टडीज में एंड हमारे रिसर्च में इसका कोई काम नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, डज नॉट रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स प्रॉपरली। तो किस तरह से जो है ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं विद कोर्स ऑफ टाइम, ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम उसको प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उसको हम किंगडम्स में अरेंज कर देते हैं। बट अगर हम उसको अरेंजमेंट ही ऐसा करेंगे कि सिंगल सेल वाले को एक ही ग्रुप में डाल देंगे तो उससे जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे हमारे पास 8th क्वेश्चन है, viruses were studied in earlier classes. Why are they not placed in any of the 5 kingdoms? Give reason. तो जो वायरसेस हैं हम उसको पांचों ही किंगडम से एक्सक्लूड करते हैं, यानी उसमें उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। उसका रीजन क्या है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स। यानी जो वायरसेस हैं उसमें एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना उसमें गोल्गी अपैरेटसेस हैं, यानी कुछ भी उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पे नहीं है। वहीं पर जो अदर 5 किंगडम्स के एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सभी में सेल्स एंड उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। होस्ट कौन होता है, जिसको उसने अफेक्ट किया है, हो सकता है वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ऑर्गेनिज्म हो, यानी जिसके अंदर वो जाके वो रह रहा है। तो अगर जो वायरस है वो किसी ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स के या एनिमल के अंदर जाएगा तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। वहीं पर 5 किंगडम्स के हर एक प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म जो है बाहर रहते हुए भी सेक्सुअली या असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, आउटसाइड द होस्ट दे बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग पार्टिकल। तो वायरसेस का डुअल नेचर है, अगर वो ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं तब तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अदर मेंबर्स करते हैं, बट अगर वो होस्ट के बाहर है तब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। यानी वायरसेस का एक डुअल नेचर हमें देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट है, दे डू नॉट कैरी आउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। यानी वो इंडिपेंडेंटली ना तो रेस्पिरेट करते हैं, ना अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ना खुद से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो होस्ट के अंदर चला जाता है तब वो सभी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट बाहर रहते हुए वो ऐसा कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं करते जो ये जस्टिफाई कर दे कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंड यही रीजन है कि जो वायरस है उसे हम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसीलिए हम इसको जो है 5 किंगडम्स की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज उसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स की भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन भी वायरस पर बेस्ड है। सो क्वेश्चन में कहा है, इफ यू वर आस्क्ड टू रिवाइज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वुड यू क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी फॉर वायरसेस और कीप देम आउटसाइड द सिस्टम? Justify your answer and explain what this indicates about the evolving nature of scientific classification. तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा है क्या हम वायरस के लिए कोई अलग से सेपरेट कैटेगरी बनाएंगे? तो यस, वी विल क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी फॉर वायरसेस। उसके लिए 2 रीजंस, 3 रीजंस है हमारे पास एक्चुअली। सबसे पहला रीजन क्या है कि वायरसेस आर यूनिक बिकॉज इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही देखने को मिलती है। सेकेंड रीजन क्या है, दे डू नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग किंगडम। तो हमने 8th क्वेश्चन में अभी भी देखा कि एग्जिस्टिंग 5 किंगडम्स में तो ये फिट नहीं हो रही, बिकॉज इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड होस्ट पर ये इंटरडिपेंडेंसी जो है इसे सबसे यूनिक बनाती है।
थर्ड रीजन क्या है इसकी सेपरेट कैटेगरी बनाने का? तो थर्ड रीजन है कि अगर हम सेपरेट कैटेगरी बना देते हैं तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एंड बेटर हम उसको स्टडी कर पाएंगे, उस पर रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि ये इवॉल्विंग नेचर ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है। तो देखो, जो साइंस है वो एक एवर इवॉल्विंग कैटेगरी है, यानी जैसे जैसे हम न्यू ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या फिर न्यू इंटरेक्शंस करते हैं, न्यू एक्सप्लोरेशंस करते हैं, वैसे ही जो हमारी साइंस जो है वो भी न्यू तरह से हमें देखने को मिलती है। तो ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी जो है ये फिक्स नहीं है, विद इन्वॉल्विंग इवॉल्व्स विद न्यू डिस्कवरीज एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। सो साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को सो दैट उसे और भी ज्यादा एक्यूरेट बना सके। तो इसी तरह से क्रिएटिंग अ सेपरेट कैटेगरी फॉर वायरस शो करती है कि साइंस कैसी है, एक डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है एंड ऑलवेज ग्रोइंग कैटेगरी है हमारे स्टडी की। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन which features prevent them from fitting into the five kingdom system. What does this tell about the limitations of classification system? तो वही बात है, एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स पूछे गए हैं। सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बट स्टिल हम उसको फाइव किंगडम से अलग क्यों रखते हैं, उसके लिए कुछ रीजन बताने हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि जो वायरस है उसमें किसी भी तरह के सेल्स प्रेजेंस ना होने के कारण हम उसको फाइव किंगडम से अलग रखते हैं। सेकंड रीजन है नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। तो वही लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, खुद से अपनी एनर्जी को बनाना। तो वायरस जो है वो खुद से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट नहीं है वो इस प्रोसेस में, ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन क्या है, डिपेंडेंस ऑन होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन। तो एक वायरस जो है जब होस्ट के अंदर जाता है तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, अदरवाइज जो है वो एक इनएक्टिव सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। फोर्थ रीजन है इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल के बाहर जो है वो वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह रहता है। तो यही कुछ रीजंस है जिस कारण से हम उसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछता है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी इससे हम कौन कौन से लिमिटेशंस यहाँ पर इंकर कर सकते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द करंट नॉलेज, यानी जो मौजूदा समय पर हमारे पास नॉलेज है हम उसी के बिहाव पर ही अभी तक क्लासिफाई कर पाए हैं। हो सकता है फर्दर कुछ और नए ऑर्गेनिजम्स और नए वायरस जैसे कुछ जो है हम न्यू बातों को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो उससे क्लासिफिकेशन जो है वो बदल सकती है। सेकंड है न्यू डिस्कवरीज ब्रिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे जैसे हम न्यू डिस्कवरीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। थर्ड है क्लासिफिकेशन सिस्टम नीड टू बी अपडेटेड, यानी कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, अभी हमारे पास एक वायरस जैसे कि न्यू कैटेगरी जो है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। सो एक ये बात हमने यहाँ पर इंकर कर ली। तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि साइंस जो है वो डायनेमिक है, क्लासिकल सिस्टम जो है वो इवॉल्व होते हैं विद न्यू डिस्कवरीज। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है, बोथ टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स लैक फ्लावर्स एंड सीड्स yet they are placed in different groups. Explain this classification using their key features. तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दोनों में ही ना तो फ्लावर्स देखने को मिलते हैं ना ही सीड्स होते हैं, स्टिल हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों क्लासिफाई करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो ब्रायोफाइट्स है उसमें किसी भी तरह का वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो फूड एंड वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वो ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। वहीं टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी इनमें जाइलम एंड फ्लोएम्स दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ब्रायोफाइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्मॉल एंड सिंपल होता है, वहीं बट टेरिडोफाइट्स का एक बहुत ही बहुत तो नहीं कह सकते बट हाँ उससे ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, जिसके अंदर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स तीनों ही डिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड रीजन है ब्रायोफाइट्स 100% डिपेंड करता है वाटर एंड मॉइस्चर के ऊपर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, जहां पर मेल गैमीट्स जो हैं वो वाटर के थ्रू फीमेल तक पहुंचते हैं। वहीं बट टेरिडोफाइट्स जो है वो लेस डिपेंडेंट है ऑन वाटर कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स, बिकॉज ये वेजिटेटिव के साथ साथ नॉन वेजिटेटिव मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लास्ट में हम इन दोनों के एग्जांपल दे सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है उसके एग्जांपल के अंदर मोस एंड लिवरवर्थ आते हैं, वहीं पर टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल में फंस आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो है वो वैस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंट होना है, जिस कारण से हम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। आगे हमारे पास 12th क्वेश्चन है, इन द क्लासिफिकेशन हायरार्की विच ग्रुप, क्लास और जीनस
हैज फ्यूअर मेंबर्स बट मोर फीचर्स इन कॉमन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये जो आप क्लासिफिकेशन हायरार्की देख रहे हैं जिसके टॉप में किंगडम आते हैं एंड सबसे लीस्ट में स्पीसीज आती हैं, तो क्वेश्चन में पूछा है इसमें से क्या क्लास के पास कम नंबर ऑफ मेंबर्स है या फिर जीनस के पास कम नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन हायरार्की में नीचे आते जा रहे हैं हमारे मेंबर्स की संख्या कम होते हुए देखने को मिल रही है। सेकेंडली जो जीनस है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हम डॉग की एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी डॉग्स आएंगे उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलेंगी एंड बहुत ही कम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे बट उनकी सिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी। वही चीज यहाँ पर लिखी है, द लोअर द लेवल द फ्यूअर मेंबर्स बट मोर फीचर्स इन कॉमन। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि जो जीनस है उसके अंदर मेंबर्स कम है बट उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स कॉमन है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनने वाला है, जीनस। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है, अ साइंटिस्ट डिस्कवर्स अ न्यू ऑर्गेनिजम्स विद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लोकोमोशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, which character or characters would help the scientist identify the organism belong to Protista according to the Five Kingdom classification। तो कोई सा भी एक ऑर्गेनिज्म देखा उन्होंने जिसके दो फीचर्स उनको ऑलरेडी पता है। सबसे पहला फीचर क्या है कि उसमें लोकोमोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड उसमें ऑटोट्रॉफिक नेचर है, यानी वो खुद से अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकता है। बट सिर्फ इन दो बिहाफ पर हम उसको प्रोटिस्टा में कैटेगराइज नहीं कर सकते। हमको ओवरऑल कितने क्राइटेरिया चाहिए, 4 क्राइटेरिया चाहिए, तभी हम उसको प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो वो कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन मेथड है, सबसे पहला तो जो भी ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा है वो यूनिसेलुलर होना चाहिए, यानी सब एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। सेकेंड उसमें की फीचर क्या होता है प्रोटिस्टा में कि उनका जो सेल है, उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होते हैं उनके ऑर्गेनल्स, यानी कि वो एक यूकैरियोटिक सेल भी होना चाहिए, यूनिसेलुलर भी होना चाहिए, सेकेंडली यूकैरियोटिक भी होना चाहिए। थर्डली मे शो बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी हो सकता है कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद से खाना बनाए, या हो सकता है कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो अपना खाना डिकम्पोज मैटर से भी कंज्यूम करते हैं। फोर्थ फीचर क्या है, सम पोजेसेस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सीलिया या फ्लैजिला का प्रेजेंट होना, सो दैट वो मोशन को कंडक्ट कर सके। तो दो फीचर्स के अलावा ये दो एडिशनल फीचर्स अगर उस ऑर्गेनिज्म में मिल जाते हैं देन हम कह सकते हैं कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। सो इफ द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक विद दिस फीचर्स इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा किंगडम। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है, अ रिसर्चर आइडेंटिफाइड अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज फंगी। What identification key would you suggest according to the Five Kingdom classification to keep a unicellular organism in the kingdom fungi? तो हमें बताना है कि किंगडम फंगी के अंदर आने वाले ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये मेक इंश्योर करे कि वो किंगडम फंगी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किए हैं, एक तो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड सेकंड है कि वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसी के साथ साथ फंगी के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि फंगी ग्रुप के अंडर आने वाले ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर रहकर उनसे अपने फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैटर्स से अपना खाना को क्रिएट करते हैं, उनसे खाने को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली फंगी ग्रुप की जो सेल वॉल है वो काइटिन मटेरियल से बनी होती है जो उनको शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड है लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या मतलब है कि इनमें किसी भी तरह के फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स नहीं प्रेजेंट है, यानी अपना खुद फूड को खुद से नहीं बना सकते। फोर्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और स्पोर्स। बडिंग एंड स्पोर्स के थ्रू अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं देन ये भी एक पॉइंट है जो इंश्योर करता है कि वो फंगी ग्रुप के अंदर इंक्लूड है। यानी 2 पॉइंट्स हमने क्वेश्चन में देख लिए एंड ये 4 अगर पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, हेटेरोट्रोपिक है, काइटिन उसकी सेल वॉल बनी हुई है, लैक करता है क्लोरोफिल को एंड बडिंग और स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है,
तो वो एक ऑर्गेनिज्म किंगडम फंगी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद बढ़ते हैं टू द लास्ट एंड 15th क्वेश्चन, जो एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं PQRS&T के फॉर्म में, एंड वहीं पर इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की कुछ की ऑब्जर्वेशन दी गई है। हमें बताना है कि इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम को बिलोंग करता है। एंड इसके बिहार पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन ऑर्गेनिज्म दैट क्लियरली बिलोंग टू किंगडम फंगी, स्टेट वन ऑब्जर्वेशन दैट सपोर्ट योर आंसर। तो देखो, हर एक किंगडम की कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे कि फंगी ग्रुप की क्या स्पेशलिटी है कि उनके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलर होते हैं, उनकी बॉडी फिलामेंट से भरी हुई होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड किसी भी तरह का क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। बट फिर वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो रिलाई करते हैं ऑन डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किस ग्रुप की है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम फंगी ग्रुप की है। तो इसका रीजन क्या है कि इट ग्रोज ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया, इसे न्यूट्रिशन तो हम क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो एक की कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, ऑफ फंगी की। यानी ये जो क्यू मेंशन किया गया है ना, ये क्यू किस किंगडम को बिलोंग करता है, ये क्यू फंगी किंगडम को बिलोंग करता है। वहीं पर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, विच ऑर्गेनिज्म वुड बी प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक दैट जस्टिफाई योर प्लेसमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म पी यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी माइक्रोस्कोपिक, नो ट्रू न्यूक्लियस यानी कि प्रोकैरियोटिक वो एक सेल है, रिजिड सेल कवरिंग है, सर्वाइव हाई सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। तो ये किस किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनेरा किंगडम की। यानी जो पी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये मोनेरा किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। इसका रीजन क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक है, लैक करता है ट्रू न्यूक्लियस। तो कौन सा किंगडम है जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर्ली बाउंड नहीं होता है, वो ग्रुप है मोनेरा किंगडम का। तो इसीलिए हम पी को यहाँ पर मोनेरा किंगडम के अंदर इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ऑर्गेनिजम्स आर एंड क्यू बोथ आर यूकैरियोटिक येट दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, एनालाइज द क्राइटेरिया दैट सेपरेट देम। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा जो क्यू था वो फंगी किंगडम को बिलोंग करता था। अभी हम देखने वाले हैं जो आर है वो यूनिसेलुलर है, न्यूक्लियस उसका बाउंड है, कॉन्टैक्ट एक वैक्यूल प्रेजेंट है, मूव करता है यूजिंग फ्लैजिला, कई बार फोटोसिंथेसिस शो करता है एंड कई बार हेटेरोट्रॉपिक नेचर को भी शो करता है। तो ये किस किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। रीजन क्या है प्रोटिस्टा होने का, बिकॉज फोटोसिंथेसिस भी है उसमें एंड हेटेरोट्रॉपिक नेचर भी है, न्यूक्लियस भी बाउंड है, स्टिल वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा ग्रुप को मेंशन करती है। हम इनको अलग अलग क्यों रखते हैं, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, वहीं पर फंगी जो है वो मल्टीसेलुलर है। दोनों के पास ही ट्रू न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बट जो प्रोटिस्टा है वो बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, वहीं पर फंगी में सिर्फ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा में वो मूव कर सकता है यूजिंग फ्लैजिला, वहीं पर फंगी जो है एक जगह पर रहकर डेड मैटर्स पर रिलाई करता है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस के कारण हमें इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करना पड़ता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनिज्म एस कैन नॉट बी क्लासिफाइड यूजिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलोन। तो अगर हम एस की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर है, उसमें वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज भी प्रेजेंट है, बैकबोन भी प्रेजेंट है। बैकबोन से ये आप बता सकते हैं ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, ऑर्गेनिज्म टी डज नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द 5 किंगडम्स, व्हिच फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन डज इट लैक, एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट द लिमिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो टीक जो है ये असेलुलर है, यानी इसमें किसी भी तरह का सेल या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल एंड रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड अ होस्ट सेल। तो आई होप अब तक आपको इस चीज के बारे में पता चल चुका होगा कि ये जो है वायरस को यहाँ पर बताया गया है। एंड वायरस हमें पता है कि किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आता है, जो ये शोकेस करता है कि सम एंटिटीज जैसे कि वायरसेस डज नॉट फिट इनटू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज। सो इसीलिए कैटेगरीज मस्ट इवॉल्व विद न्यू डिस्कवरीज, यानी जो अभी तक हमने 5 किंगडम्स बनाए हैं, हमें चाहिए कि हम उसमें कुछ एक नया जो है क्लासिफिकेशन को ऐड करें जो वायरस से ऐसे ही कुछ मिलते जुलते एंटिटीज को कवर अप कर देगा।
Therefore, organism T lacks cellular organization, cannot live independently, and does not fit into traditional kingdoms, showing that classification must continuously adapt to new scientific understanding. आगे हमारा 6th पार्ट है, if the classification were based only on the habitat, which organisms would be correctly grouped together? Explain the scientific consequences of this classification. तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो बैक्टीरिया है जिसे हमने पी के साथ रिप्रेजेंट किया है, प्रोटिस्टा जिसे हमने आर के साथ रिप्रेजेंट किया है, एंड एनिमिलिया जिसे हमने एस के साथ रिप्रेजेंट किया है, ये सभी जो है किंगडम्स ये वाटर के अंदर रह सकते हैं, यानी हम चाहें तो इनका एक अलग से ग्रुप बना सकते थे, बट हमने क्यों नहीं बनाया? तो अगर हम बना देते तो उससे क्या सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते? सो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस था, इट वुड इग्नोर स्ट्रक्चरल एंड सेलुलर डिफरेंसेस। तो बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा दोनों ही यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल से बने हैं, वहीं पर एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर है, यानी हम सेलुलर डिफरेंसेस को यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे थे। सेकेंडली, इट वुड मिक्स अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक है, एनिमिलिया जो है वो मैक्रोस्कोपिक है, तो ये भी सेकेंड रीजन हमें देखने को मिलता है। इट वुड नॉट रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो एवोल्यूशनरी कैसे हुआ, हमारा एनिमल का सफर कैसे बना, तो इसको हम अच्छे से समझ कभी नहीं पाते थे। नेक्स्ट है, इट वुड रिड्यूस एक्यूरेसी एंड यूजफुलनेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है हमारे स्टडीज में एंड रिसर्च वर्क में, एंड अगर हम सिर्फ हैबिटेट के बेसिस पर इनको एक ग्रुप में अगर डाल देते तो हम कुछ की बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड एवोल्यूशनरी लिंक्स को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते। इसके बाद हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इमेजिन साइंटिस्ट डिस्कवर अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, lacks chlorophyll and absorb nutrients from host externally. Should it be placed under fungi or animalia? Justify your reasoning using the classification criteria. तो अगर हम बात करें एनिमिलिया एंड फंगी दोनों ही मल्टीसेलुलर है, दोनों ही यूकैरियोटिक है, एंड दोनों में ही क्लोरोफिल लैक करता है, यानी नहीं पाया जाता है। बट जो 4th पॉइंट है, यानी कि अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट एक्सटर्नली, तो ये किस किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है? ये फंगी किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो इंजेस्ट करते हैं फूड इंटरनली, यानी कि हमारे स्टमक में, वहीं पर फंगी अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को एक्सटर्नली फ्रॉम देयर जो भी उसके पास ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। Hence the organism fit the key characteristics of fungi and should be placed under the kingdom fungi. एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर समझ आए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।